हेलो दोस्त, धन्यवाद। कैसे हैं दोस्त? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्त। चलिए दोस्त, बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हैं दोस्त, ठीक है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त। वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ये केवल 10th के लिए नहीं, आगे क्लास के लिए भी क्या है दोस्त, फ़ायदेमंद है। यानी आप आगे की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किसका क्या मतलब होता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त, 10th के लिए ज़्यादातर जो है ये टॉपिक जो है 10th के लिए ज़्यादातर क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्त। चलिए, आज का टॉपिक है दोस्त, एस्टरीकरण किसे कहते हैं। एस्टरीकरण मतलब एस्टरीफिकेशन क्या होता है दोस्त, यानी एस्टरीकरण क्या होता है। तो ध्यान रखना है दोस्त कि मैंने बताया हुआ है कि जो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एसिटिक अम्ल होता है। जब एसिटिक अम्ल को क्या किया जाता है दोस्त, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जब एसिटिक अम्ल को क्या किया जाता है, एथेनॉल के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है तो एस्टर बनता है। क्या दोस्त, एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की जो एक क्रिया होती है दोस्त, ये जो काम हो रहा है एस्टर बनने में, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, एस्टरीकरण कहते हैं। तो जो भी दोस्त अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एस्टरीकरण क्या है। तो ध्यान रखना है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्त, एस्टरीकरण कहते हैं, मतलब एस्टरीफिकेशन कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब ध्यान रखना है कि किस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराना है। तो ध्यान रखना है आपको जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराना है दोस्त, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। आपने जाना है, पढ़ा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्त, तो ध्यान रखना है कि एस्टरीकरण क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब एथेनॉल के साथ कराई जाती है तो एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्त, एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्त। कार्बोक्सिलिक अम्ल में किस अम्ल को लेना है दोस्त, एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH की जब हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ दोस्त, एथेनॉल, मतलब C2H5OH के साथ, ठीक है दोस्त। कहने का मतलब यह हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम एसिटिक अम्ल को ही कहेंगे और इसी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराएंगे। किसके साथ दोस्त, एथेनॉल के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। यानी क्या बनेगा, CH3COOC2H5 बनेगा, ठीक है दोस्त, यही बनेगा। आपको ध्यान रखना है क्या बनेगा, इसी को कहते हैं एस्टर, ठीक है दोस्त। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराई जाती है तो क्या बनता है दोस्त, एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्त। अब आते हैं साबुनीकरण। ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी दोस्त हैं आपको ध्यान रखना है दोस्त। मैं केवल बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्त तो आप जाइए क्वेश्चन बैंक को देखिए, वहाँ बहुत बार एग्जामों में क्या हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं, इंग्लिश में सैफोनिनेशन कहते हैं या सैफोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप कैसे लिखेंगे और कैसे देना है, ध्यान से सुनना है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, आपको ध्यान रहे कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कीजिए दोस्त, ठीक है। यानी साबुनीकरण किसे कहते हैं, सैफोनिफिकेशन क्या है। तो एस्टर को क्या कहा जाता है, यानी एस्टर को अम्ल या क्षार के उपस्थिति में क्या करते हैं, जब एस्टर को अम्ल और क्षारक के उपस्थिति में दोस्त क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। किसके उपस्थिति में, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। मतलब क्या हुआ, जस्ट उसका अपोजिट है। तो उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल के मिलने से एस्टर बनता था। अब एस्टर जो होगा इसमें अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में दोस्त क्या होगा, यानी यहाँ जो होगा कैटलिस्ट की तरह एसिड एंड बेस, ये दोनों कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और उसको क्या करेगा, एस्टर को डिवाइड कर देगा। डिवाइड मतलब उसको तोड़ देगा। यानी जब एस्टर को अम्ल या क्षारक के उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं दोस्त, उसको हम गर्म करते हैं या उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3COOH, क्लियर दोस्त, ये बनेगा, ठीक है। और साथ क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा। कहने का मतलब एथेनॉल बनेगा, क्लियर दोस्त। अब ध्यान रखना, एस्टर की अभिक्रिया मतलब एस्टर का मतलब क्या होता है, CH3COOC2H5 को क्या किया जाता है, किसके उपस्थिति में,
NaOH में क्षार ले लिया, इसकी उपस्थिति में जब हम इसको क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे दोस्त, साबुनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखना। अब जो दोस्त लिखना चाहते हैं वो लिखिए कि जब एस्टर को अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। इसी अभिक्रिया को या इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। मेरा जो टॉपिक अगला है वो है साबुन के बारे में और अपमार्जक के बारे में, जो काफ़ी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, चलते हैं इसे रफ करते हैं। चलिए दोस्त आइए आते हैं साबुन के ऊपर दोस्त। ठीक है, साबुन को इंग्लिश में दोस्त क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। साबुन का जो निर्माण होता है किससे होता है, क्वेश्चन आता है कि साबुन का निर्माण किससे होता है, तो साबुन का निर्माण जो है वसा अम्लों से होता है। किससे होता है दोस्त, वसा अम्ल। अब ये वसा क्या है, फैट क्या है, तो फैट जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो आदमी मोटा हो जाता है उसके अंदर उसका फैट जो है बाहर नहीं निकलता है दोस्त, उसके अंदर जो होते हैं फैट, यानी बोले तो देहात में लोग उसे चर्बी कहते हैं कि चर्बिया आ गया है ससुरा, क्या होता है, चर्बिया आ जाता है। ठीक है दोस्त, वही चर्बी, जिस चर्बी तो खासकर जो होते हैं ये जो क्या होते हैं, जंतु होते हैं, जंतुओं में कौन, माल जाल के जो चर्बी होते हैं उससे भी साबुन बनाया जाता है दोस्त। ठीक है, इसके अलावा साबुन जो है किससे किस चीज़ से बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। साबुन जो बनाया जाता है दोस्त वो वनस्पति के जो तेल होते हैं उससे भी बनाया जाता है। पहले आइए देखते हैं साबुन का निर्माण किससे होता है दोस्त, वसा अम्लों से होता है। किससे होता है, यानी वसा अम्लों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैटी एसिड। क्या कहते हैं दोस्त, फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड से क्या होता है दोस्त, साबुन बनाया जाता है, साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि साबुन के लिए जो कच्चा पदार्थ है, साबुन के निर्माण के लिए जो कच्चा पदार्थ है क्या क्या है दोस्त, तो ध्यान रखना है कि साबुन के लिए जो कच्चा पदार्थ है वो मतलब साबुन का निर्माण जो है किन किन कच्चे पदार्थों को मिलाकर होता है दोस्त। तो ध्यान रखना है कि वनस्पति जो होता है, वनस्पतियों के तेल से क्या किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। इसके अलावा जंतु के जो वसा होते हैं उससे भी तेल बनाया जाता है। इसके अलावा उसमें NaOH भी डाला जाता है, KOH भी डाला जाता है और NaCl यानी नमक, साबुन बनाने में नमक का भी यूज होता है दोस्त, ध्यान रखना। तो इसलिए हम कहते हैं कि नमक बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ हैं दोस्त क्या क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है वनस्पति तेल या जंतु वसा, KOH, NaOH और NaCl। ठीक है दोस्त, अब आते हैं कि वसा अम्लों से तो साबुन का निर्माण होता है, लेकिन वसा अम्ल क्या होता है, यानी फैटी एसिड जो होता है क्या होता है, तो देखिए उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी वैसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो एक सीधी श्रृंखला बनाता है। सीधा मतलब एकदम उसका अंत नहीं, समझ लीजिए इतना लंबा होता है सोचो कि बहुत ज़्यादा लंबा, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सहारे क्या किया जाता है, वसा अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्त, तो वसा अम्ल किसे कहते हैं, उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है दोस्त, वसा अम्ल कहते हैं। तो शायद उम्मीद करता हूं कि वसा अम्ल समझ में आया कि उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, वसा अम्ल कहा जाता है। वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो वसा अम्ल जो होते हैं 3 प्रकार के, पामेटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल। पामेटिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्त क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है C15H31COOH होता है। ठीक है दोस्त, यानी पामेटिक अम्ल का जो सूत्र होता है C15H35COOH होता है। अगर एस्टियरिक अम्ल की बात की जाए इसका सूत्र क्या होता है, तो C17H17 दूना 34 1 35 यानी 35 COOH होता है। इसकी बात की जाए तो C17H35 H35 ने H33 COOH होता है। ठीक है दोस्त, यानी पामेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, वसा अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, पामेटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल और ओलेइक अम्ल। पामेटिक अम्ल का जो सूत्र होता है C15H31COOH और एस्टियरिक का C17H35COOH और साथ में जो ओलेइक अम्ल होता है इसका होता है C17H33COOH। क्लियर दोस्त, अब ध्यान रखना है कि साबुन की जो प्रकृति होती है उसकी नेचर कैसी होती है। अगर मान लेते हैं आप साबुन खा रहे हैं तो मीठा लगेगा, खाटा लगेगा, तीखा लगेगा, कैसा लगेगा दोस्त, तो उसकी जो स्वाद होती है जो क्षारीय होती है, क्षारीय मतलब होता है कड़वा, वो कड़वा टाइप का लगेगा दोस्त। ठीक है, तो साबुन की जो प्रकृति होती है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, बेस टाइप की होती है, यानी कड़वा लगता है। ठीक है दोस्त, तो लाल अगर क्षारीय है तो मैंने बताया है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो साबुन भैया निश्चित बात है उसका जस्ट अपोजिट होगा, वो क्या करेगा कि क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा क्षार,
यानी साबुन क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। क्लियर। तो क्वेश्चन आता है कि साबुन लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, तो निश्चित बात है भाई कि अगर क्षारीय है तो उसको नीला कर देगा, यानी लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देगा। क्लियर दोस्त। अब यहाँ आता है कि साबुन क्या है, 2 नंबर में एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए। तो मैंने बेसिक बात बताई जो एग्जाम के लिए आपके 1 नंबरिया जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने बताया दोस्त। ठीक है। अब यहाँ आता है कि साबुन का 2 नंबर में आ जाता है कि साबुन किसे कहते हैं। तो साबुन क्या है, साबुन जो एक लंबी श्रृंखला बनाता है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल का बनाता है, और उसके साथ जो होना चाहिए दोस्त क्या होना चाहिए, सोडियम भी होना चाहिए, पोटेशियम भी होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को ही क्या कहता है, जो साबुन कहा जाता है। क्लियर। साबुन एग्जाम में क्या होता है, पूछता है, आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो मैंने लिख कर रखा है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही क्या कहा जाता है दोस्त, साबुन कहा जाता है। सामान्य साबुन जो होता है किसका लवण होता है, सामान्य साबुन का जो होता है वो किसका लवण होता है, तो एस्टेरिक अम्ल का लवण होता है। सामान्य साबुन जो होता है एस्टेरिक अम्ल का लवण होता है। एस्टेरिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्त, वो होता है C17H35COOH होता है। उसी अम्ल में अगर H को हटाकर वहाँ Na जोड़ देंगे तो सोडियम लवण हो बन जाएगा। अब साबुन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। साबुन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, सोडियम पामिटेट, ठीक है, सोडियम एस्टियरेट और सोडियम ओलिएट। ठीक है। तो सोडियम पामिटेट का जो सूत्र क्या होता है, सोडियम पामिटेट का सूत्र होता है C15H31COONA। क्लियर दोस्त। इसका होता है C17H35COONA। क्लियर। केवल H की जगह आपको क्या करना है, H को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आपको Na यानी सोडियम लगा देना है। ठीक है दोस्त। और यहाँ जो होगा C17H33COONA होता है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। अब यहाँ तक मैंने बताया भी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सोडियम को कौन ऐसा धातु है, क्वेश्चन में आता है कि कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त कि पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं दोस्त, मुलायम होते हैं। और मुलायम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मुलायम होता है सोडियम और पोटेशियम होता है। मुलायम होने की वजह से उसे क्या किया जाता है दोस्त, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्त। तो वो भी आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। चलिए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन करता है कि चिप्स के थैली या जो आप कुरकुरे खाते हैं उसके अंदर कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है। नाइट्रोजन भरने का मुख्य वजह क्या होता है दोस्त, क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं कराता है ताकि वह खराब ना हो। इसी वजह है कि उसको उसमें क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ताकि नाइट्रोजन को भरने से वह दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जितने भी जीवाणु उसके साथ जाएंगे वो क्या होगा, मर जाएंगे दोस्त। ठीक है। इसलिए चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। चलिए दोस्त, और एक और भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है कि मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। चलिए दोस्त, अब साबुन के 3 प्रकार के हमने देख लिया। अब चीज़ है कि साबुन के साथ जब आप NaOH मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्त, साबुन तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, साबुन के साथ जब हम NaOH मिलाते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसका नाम है सोडा लाइम। क्या नाम है दोस्त, सोडा लाइम। कास्टिक सोडा और सोडा लाइम एक ही का नाम है जिसका नाम है NaOH। तो क्वेश्चन आता है कास्टिक सोडा या सोडियम लाइम का सूत्र क्या होता है, तो वो सोडा लाइम का सूत्र NaOH होता है। ठीक है दोस्त। कि जब हम साबुन के साथ NaOH मिलाते हैं तो साबुन जो होगा कठोर बन जाएगा दोस्त। कठोर का मतलब काफ़ी हार्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप उससे क्या करते हैं, चेहरा में लगाएंगे तो सूरज चेहरे खोखोर देगा, एकदम खोखोर के गोर कपिल आदमी को क्या करेगा, सुंदर बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि जब भी क्या होता है कि जब साबुन के साथ मिलाया जाता है तो वो जो साबुन होता है कठोर हो जाता है, और उस साबुन का उपयोग कपड़ा धोने में होता है। ठीक है, न कि स्नान करने में। ठीक है। और जब हम साबुन का उपयोग, यानी जब हम साबुन को क्या करेंगे, किसके साथ मिलाएंगे, KOH के साथ मिलाएंगे। तो साबुन के साथ जब हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो उस समय क्या होगा, जो साबुन बन के तैयार होगा वो मुलायम होगा। क्या हो दोस्त, और उस साबुन से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नहा सकते हैं, चेहरा पे लगा सकते हैं, ताकि चेहरे पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम या समस्या न हो सके। ठीक है दोस्त। चलिए आते हैं, देखते हैं कि साबुन में जो होनी चाहिए नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जो अनाज है दोस्त, सबसे पहले मैं शुरुआत एग्जाम्पल से लेकर बताता हूं कि अनाज जो है, अगर आप अनाज काटते हैं
खेतों से बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद जब आप उसको दमा देते हैं, आप उसको डायरेक्ट बेरी में रख दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें जल्द ही घुन लग जाता है। क्यों दोस्त, इसका भी कारण है। जब तक अनाज में 10% से अधिक नमी रहेगी तो उसमें जो कीट प्रकोप का जो भय बना रहेगा दोस्त, उसमें कीट प्रकोप जो होंगे यानी कीटों का जो आक्रमण होगा उस पर हावी रहेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब भी खेतों से अनाज को निकालकर उसको दमा कर क्या किया जाता है दोस्त, 10 या 15 दिन या 5 दिन या जो भी हो, 2-3 दिन कम से कम उसको घामा या धूप में रखा जाता है, ताकि उसकी नमी क्या हो जाए दोस्त, कम हो जाए। 10% जैसे ही 10% या 10% कम होगा दोस्त, वो अनाज क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, उस पर कीट प्रकोप का भय नहीं रहेगा दोस्त, वो काफ़ी स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार साबुन में अगर नमी की मात्रा अगर 10% से अधिक हो जाएगी दोस्त, तो साबुन जो होगा क्या होगा, भरिया जाएगा। भरिया जाएगा मतलब क्या होगा, गीला रहेगा, वो टूट जाएगा, फट जाएगा, या स्नान करके आप घामा रख दीजिएगा यानी धूप में रख दीजिएगा तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, फट जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि साबुन में जो मिनिमम नमी की मात्रा रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 10%। 10% इसीलिए रखी जाती है कि 10% की वजह से जो होगा, नमी अगर 10% रहेगी तो साबुन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, न तो फटेगा न तो जल्दी पगलेगा। ठीक है, चलिए दोस्त, तो क्वेश्चन आता है कि साबुन में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10%। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ भी क्वेश्चन है। जल देखिए, साबुन जो होता है जो 10 जल में क्या होता है, कम घुलनशील होता है। साबुन को आप जल में घुलाकर देखिए, प्रयोग करके भी देख सकते हैं आप कि जब आप साबुन को जब जल में डालिएगा तो जल्दी नहीं घुलेगा ससुरा। अगर घुल भी गया तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट, कुछ देर के बाद घुलेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और साथ में जो होगा सोडियम आयन बनाएगा। हम आगे बताएंगे भी, ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जल में क्या होता है, कम घुलनशील होता है, कौन, साबुन। तो ध्यान रखें, आपको कह देगा साबुन की विशेषताएं लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, साबुन की विशेषताओं में आप, यह मुक्त क्षार नहीं बनता है, साबुन जो है मुक्त क्षार नहीं बनाता है, ये झाग उत्पन्न नहीं करता है, मतलब फेन ज़्यादा नहीं बनाता है। दूसरी बात, इसमें जो नमी होनी चाहिए 10% होनी चाहिए, ये जल में कम घुलनशील होता है, यही तो इसकी विशेषता है। तो आप इसकी विशेषता को भी यहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, जल में ये विलेय जो होता है, यानी जल में कम विलेय होता है, मतलब कम घुलता है। आयनिक सीरा इसका क्या होता है, तो आयनिक सीरा आप कैसे निकालेंगे, तो अंतिम से देख लीजिए, COON कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जो है क्या, कौन सा समूह जुटा है, N। तो इसका अंतिम सीरा यानी आयनिक सीरा जो होगा COONA+ होता है। क्लियर दोस्त, आपको ध्यान रखना होगा, जितने भी मैंने टॉपिक बताए दोस्त, इसको आपको अच्छी तरह से क्या करना है, तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्त अपमार्जक के बारे में। ठीक है दोस्त, चलिए इसको हम रफ करते हैं, मिलते हैं आगे थोड़ी देर के लिए। चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं पर रोक दिया जाता है दोस्त, फिर मिलेंगे कल, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, सभी स्टूडेंट आ गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोक दिया जा रहा है। ठीक है दोस्त, कि आगे इसके जस्ट टॉपिक जो आएगा वो अपमार्जक आएगा, और दोनों में हम डिफरेंस को समझाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों जो है एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है दोस्त। तो आप 5 नंबर के लिए मेरे इस क्लास को आप एब्सेंट मत कीजिएगा दोस्त, टाइम पर आइएगा, कल हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्त, इससे पहले मैं जाऊं तो आपको समझा देना चाहता हूं कि जो मेरे इस चैनल जो चल रहा है RD कोचिंग सेंटर के नाम से, आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और मेरे इस वीडियो को क्या करना है दोस्त, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।